विद्यार्थियों, आज हम सांख्यिकीय पद व प्रतीकों के बारे में जानकारी लेंगे। सांख्यिकीय अथवा जैव सांख्यिकीय के अध्यापन में इन पद व प्रतीकों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हमें पद और प्रतीक की जानकारी रहेगी तो सांख्यिकीय पढ़ना, स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करना आसान व सरल हो जाता है। ये पद व प्रतीक वैसे तो आप सभी जानते हैं, पर इनमें से कुछ पद व प्रतीक के बारे में हम डिटेल में समझेंगे, जिससे हमें स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी पढ़ते वक्त परेशानी ना हो। क्या है ये पद व प्रतीक? जो प्रचलित पद व प्रतीक है उनमें से हम पहले पदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिन्हें टर्म्स भी कहते हैं। मैं एक एक पद पढ़ के और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या, जैसा कि शब्द बतला रहा है, एक ही जाति के सदस्यों का समूह जो निश्चित क्षेत्र में रहते हो, जनसंख्या कहलाता है। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी में प्रयुक्त करते हैं तो जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो विद्यार्थी, शिक्षक या अनुसंधानकर्ता उन सीमाओं में रहने वाले, भौगोलिक सीमाओं में रहने वाली जनसंख्या की बात करते हैं। तो सांख्यिकी के रूप में उस इकाई की कुल संख्या, उस जाति के, उस पादप प्राणी, कोई सी भी जीवित चीज़ की जनसंख्या की जब हम बात करेंगे तो उसकी संख्या और उस क्षेत्र में रहने वाले इंडिविजुअल्स की बात करेंगे। सैंपल या प्रतिदर्श, जनसंख्या के कुछ भाग को लेकर के प्रतिदर्श या नमूना या सैंपल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये सैंपल का प्रोजेक्शन बड़े स्तर पे किया जाता है, तो ये प्रतिनिधित्व करने वाले एक हिस्से को सैंपल या प्रतिदर्श कहते हैं। तीसरा है ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण। सांख्यिकी के परिणाम, सांख्यिकी के मापन में कुछ ऑब्जर्वेशंस रजिस्टर किए जाते हैं, प्रेक्षण रजिस्टर किए जाते हैं। वजन, दूरी, लंबाई, ऊंचाई, इन सब के यूनिट्स और एक समानता लेने के लिए इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। फिर है आंकड़े, डेटा। ये जो अभी हम जनसंख्या की बात कर रहे थे, सैंपल की बात कर रहे थे, ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे थे, इनसे जो आंकड़े एकत्रित होते हैं, उन आंकड़ों को समूह बना के रखना, उनको स्टडी या अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाना, उनका वर्गीकरण करना एक प्रमुख रूप से इस भाग में आता है। ये आंकड़े दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी डाटा अथवा प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक डाटा अथवा सेकेंडरी आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो मूल आंकड़े हों। स्टूडेंट या रिसर्चर्स इन मूल आंकड़ों को एकत्रित कर, उनको नोट कर, उन आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय अनुसंधान या सांख्यिकीय गणनाएं को प्रयुक्त करते हैं। सेकेंडरी डाटा में वो डाटा आता है जो किसी और के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े होते हैं और उसका आंकलन, उसका संकलित रूप वैज्ञानिक अथवा विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं। कुछ आंकड़े क्वालिटेटिव आंकड़े होते हैं जिन्हें गुणात्मक आंकड़े कहते हैं। कुछ क्वांटिटेटिव आंकड़े होते हैं जिनके संख्यात्मक आंकड़े कहते हैं। कुछ कंटिन्यूस आंकड़े होते हैं जिन्हें सतत आंकड़े या कंटिन्यूस डाटा कहते हैं, जो कंटिन्यूस हम इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं किसी की ग्रोथ के, इकोनॉमी की ग्रोथ के, किसी जानवर की ग्रोथ के, किसी जानवर के वज़न बढ़ने के। इस प्रकार के आंकड़ों को कंटिन्यूस आंकड़े कहते हैं। असतत आंकड़े, डिस्क्रीट डाटा, ये उस प्रकार के आंकड़े होते हैं जिन पर निरंतरता का बोध नहीं होता। ये मूल रूप से इनका अस्थिरता रहती है, इनके अंदर जिसे कहना चाहिए डिफरेंसेस रहते हैं,
उतार चढ़ाव रहते हैं, इसलिए इन्हें असतत आंकड़े कहते हैं। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और अधिक जानकारी और अधिक उदाहरण लेते हुए पढ़ाई कर सकेंगे। वैसे सांख्यिकी आंकड़ों को 4 विशिष्ट पक्ष होते हैं: आंकड़ों का संग्रह, प्रेजेंटेशन, आंकड़ों की प्रस्तुति, आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा। हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। और चौथा, विश्लेषित आंकड़ों से निष्कर्ष प्राप्त करना। ये प्रमुख जो हमने आपसे बातें करी, इसके पश्चात जहाँ हमने डाटा और आंकड़ों की बात करी, उसके बाद आती कुछ चर, ये वेरिएबल्स, ये गुण या विशेषताएं जो वेरिएबल है ना, हम जिस प्राणी की, जिस जाति की, जिस एनिमल की, जिस पादप की बात कर रहे हैं, उसकी लंबाई, उम्र, जन्म दर, वजन, उसका रक्त के कोशिकाओं का माप, गिनती, ये सब इसमें आते हैं। ये मात्रा बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, किसी में फिक्स नहीं होती। मानव की साइज़, जानवरों की साइज़, पादपों की साइज़, ये वेरिएबल होती है, इसलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। और ये पद बहुत प्रमुख पद होते हैं। इन वेरिएबल्स को हम जब पढ़ते हैं, जैसे मेंडल ने कौन से वेरिएबल्स यूज़ करे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, ये सब वेरिएबल के अंतर आता है। ये भी 2 तरह के होते हैं: असतत डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। इस तरह डिसकंटिन्यू या डिस्क्रीट वेरिएबल वे चर जिनके मुख्य मूल्य निश्चित होते हैं, उनके मूल्यों के बीच का अंतर सुनिश्चित होता है, ये प्राय पूर्णांक होते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट या असतत चर कहलाते हैं। सतत चर वो होते हैं जिनमें निश्चित सीमा में अंतर कोई भी मूल्य हो सकता है। जंतुओं का वजन, ऊंचाई इसमें शामिल है। किसी भी प्रकार की कंटिन्यूटी हो जिसके अंदर, यानी ऐसा कोई डिस्क्रीटनेस नहीं हो, ऐसे को कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। इसके पश्चात वेरिएट्स, विचर। चर एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है, वह चर के विभिन्न मान एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक खास या विशेष मूल्य वेरिएट या विचर मूल्य वेरिएट वैल्यूज़ कहलाते हैं। और जो स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा, जो कि बायोस्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा प्रयोग होगा, उनमें से क्लास एक है। क्लास ये वो क्लास नहीं जो हम प्राणियों में पढ़ते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स से संबंधित क्लास है। किसी चर पर किए गए सभी अवलोकनों के विश्लेषण आदि की सुविधा के लिए ऐसे वर्गों में समूहित कर लिया जाता है जो चर परिसर में सुगम विभाजन से प्राप्त होते हैं, और इसे वर्ग कहा जाता है। इसके पश्चात वर्ग माप या क्लास साइज, ये भी एक निश्चित क्लास साइज, निश्चित अंतर पे वर्ग बनाए जाते हैं और उस वर्ग का साइज निश्चित होता है, माप निश्चित होता है। ये माप का डिसीजन, ये माप का निश्चित करना, ये छात्र में या अध्यापन के दौरान हम खुद करते हैं। क्लास सीमाएं, वर्ग सीमाएं, क्लास लिमिट, प्रत्येक वर्ग के 2 अंकों से बना होता है, जिसे वर्ग सीमाएं कहते हैं। आप समझ सकते हो, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा और उच्च लिमिट अपर लिमिट। जैसे अगर कोई एक क्लास इन वर्ग की सीमा से बनी हुई है जिसके अंदर वर्ग 15 से 25 हो, तो 15 उसका निम्न सीमा हो गई और 25 उसकी ऊपरी सीमा हो गई। L0 और L1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, लिमिट 0 और 1 से। कुछ जो क्लास होती हैं वो अभी हम जब उदाहरण देखेंगे और प्रश्न हल करेंगे, तब हम और अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। वर्गों की संख्याओं का निर्धारण, ये इंपॉर्टेंट बात है। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ क्लासेस, जो भी आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं उसको वर्गों में बांटा जाता है, और कितने वर्गों में बांटा जाएगा उसका एक रेंज डिसाइड करने के बाद कि मूल्यों को कितना ऊपरी और निचली मूल्यों में अंतर, कितनी रेंज, ये का निर्धारण करा जाता है। कितना उच्च मान होगा, कितना निम्नतम मान होगा, कितने वर्ग बने सकेंगे इससे, इस प्रकार से वर्गों में बांट करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
क्लास फ्रीक्वेंसी, वर्ग आवर्ती, कोई घटना कितनी बार घटित हुई हो अथवा कोई चर कितनी बार दोहराया गया हो, यह संख्या चर की आवर्ती या बारंबारता कहलाती है। इसे फ्रीक्वेंसी या एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास मार्क और मिड वैल्यू आसान है, जैसा कि नाम बता रहा, किसी वर्ग यानी जो क्लास हमने डिसाइड करी है उसको अगर 2 से भाग दे दिया जाए, उसके ऊपरी और वर्ग ऊपरी माप को और उसके नीचे वाले माप को, तो दोनों को जोड़ करके उससे 2 से भाग दिए तो मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। अर्थात L1 और L0 को जोड़ के लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाए तो ये वर्ग का माध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं हम इससे। क्लास इंटरवल या वर्ग अंतराल, किसी वर्ग के विभिन्न विचरों में कुछ अंतराल में बांटा जाता है और इसको वर्ग इंटरवल कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट, जब हम आंकड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जब आंकड़ों को पोस्ट करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, सांख्यिकी गणन के लिए, तो उस समय ये वर्ग अंतराल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जिन्हें हम स्थिरांक मानते हैं, जो वेरिएबल है, जो स्तर होते हैं, उन्हें हम कांस्टेंट के रूप में देखते हैं। कुछ सबस्क्रिप्ट्स होते हैं जिन्हें हम चर के विभिन्न मानों के बीच भिन्नता बनाने के लिए सबस्क्रिप्ट का प्रयोग किया जाता है। एक जाति का मछली का वजन सपोज x अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, तो उसी जाति के विभिन्न सदस्यों को x1 x2 x3 x4 नीचे की तरफ लिख के, x के नीचे लिख करके। फिर एक इम्पॉर्टेंट अंतिम पद जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कुल योग। ये समेशन से या कुल योग से इंडिकेट किया जाता है। ये सारे जितने दिए गए चर हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उनको अलग अलग अवस्थाओं में, कभी क्लास में, कभी फ्रीक्वेंसी में, जब हम इसका समेशन करते हैं, जब हम इसको जोड़ते हैं तो उसे समेशन कहते हैं। जैसे x1 + x2 + x3 अगर कोई मान दिए गए हैं तो सबको जोड़ा जाए तो उसे समेशन, ये सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको समेशन कहते हैं। ये भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण पद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और इसको समझना आसान है। समेशन, जैसा कि शब्द बता रहा है, कुल योग, तो किसी भी चीज़ का कुल योग हो, चाहे वो क्लासेस का कुल योग हो, फ्रीक्वेंसी का हो, और इस प्रकार समेशन से हम इन्फॉर्म करते हैं। आगे की इसी क्रम में हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ किए जाने वाले सिंबल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिन्हें सांख्यिकीय प्रतीक के नाम से हम जानते हैं। मैंने ये एक फ़ोटोग्राफ साथ में संलग्न करी है, जिस पे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें एक तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स, पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स में प्रयुक्त किए जाने वाले सिंबल्स को दर्शाया गया है। जैसे प्रेक्षण की संख्या पैरामीटर्स में कैपिटल N और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के समय स्मॉल n या छोटे n से डिनोट की जाती है। मीन का पैरामीटर म्यू से होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के अंदर x विद बार रूफ ऊपर। वेरिएंस भी इसी प्रकार से, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक सिंबल रो स्क्वायर के, वेरिएंस रो स्क्वायर के रूप में और स्टैंडर्ड डेविएशन रो के रूप में, जिसे S से स्टैटिस्टिक्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को R के रूप में, छोटे r स्मॉल r के रूप में, प्रतिदर्श या प्रेक्षण की संख्याओं को n या कैपिटल N के रूप में, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन को SE के रूप में, डेविएशन को स्मॉल x के रूप में, और कुल योग जो पिछले हमने पद में भी इसको देखा था, समेशन या चर के रूप में। समेशन यानी ग्रीक लेटर सिग्मा जिस तरह से लिखा जाता है, उल्टा E, कैपिटल E को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए तो वो समेशन के रूप में लिखा जा सकता है। फ्रीक्वेंसी को F के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। संचयी फ्रीक्वेंसी को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जिस तरह CUM करके लिखते हैं, क्यूमुलेटिव में जो हम उसको साथ के साथ स्टडी करते जाते हैं। मोड MO से, मीडियन M से, मीन डेविएशन इस डेल्टा से
डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट एफ टेस्ट, ये एक तरह का टेस्ट है, और हम ये भी कोरिलेशन और जब ये पढ़ेंगे तो हमें टी टेस्ट एफ टेस्ट पढ़ेंगे, टी टेस्ट पढ़ेंगे, तो स्टूडेंट टी टेस्ट टी के निशान से, और काई स्क्वायर टेस्ट, ये काई का साइन है और ऊपर स्क्वायर है, इसके निशान से। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल आई से, जब हम क्लास इंटरवल की बात करेंगे, अभी हम क्लास फॉर्मेशन देखेंगे, किस प्रकार बनाई जाती है, वर्ग अंतराल कैसे निर्धारित किए जाते हैं, कैसे वर्ग बनाए जाते हैं किसी दी गई स्टैटिस्टिक्स आंकड़ों का, तो तब हम इसको इससे डिनोट करेंगे, आई से। ऑब्जर्व्ड नंबर ओ से, एक्सपेक्टेड नंबर ई से। हम जब इसमें रिलेशन निकालेंगे या वेरिएशन निकालेंगे तो हम ये दोनों चीज़ों का प्रयोग यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी को कैपिटल पी से यूज़ किया जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन को क्यू से, और 20 डिग्री परसेंटाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल को Q1, 75 को Q3, इस तरीके से क्वार्टर 3 सिर्फ इनके। ये स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट पी, छोटे पी से, वर्गों की संख्या नंबर ऑफ क्लासेस के से, मध्यबिंदु अगर इस वर्गों के अंदर अगर वर्ग अंतराल में मध्यबिंदु निकाला जाता है तो एम से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ से। नल हाइपोथेसिस, अगेन ये अभी हम जब इसका एनालिसिस पढ़ेंगे तो नल हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे, इसको H0HO से, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA से इंगित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये कुछ ज़रूरी बातें थी जिसको कि हम जब स्टैटिस्टिक्स या बायोस्टैटिस्टिक्स की अध्ययन करें तो जानना जरूरी है, जिससे आप जब लिखें या पढ़ें या जब किताब पुस्तक के माध्यम से पढ़ें या परीक्षा के अंदर इस प्रकार के किसी की कोई चिन्ह अथवा कोई पद आए तो आप विचलित ना हो और इसको समझ सकें। इस पाठ के बाद हम पूछे जा सकने वाले प्रश्न, छोटे मीडियम साइज़ के, तथा कुछ सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके साथ हम इंटरेक्ट कर सकें और आप अपनी परेशानियां हमसे शेयर कर सकें। इनमें से जो सवाल बनते हैं उन सवालों को मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दूंगा, जिसे आप सॉल्व करके मुझे पुनः भेजें, जिससे मैं आपकी इस हमारी जो पढ़ाई और हमारी जो अध्यापन का कार्य चल रहा है इसमें कितने आप इन्वॉल्व हैं इसका मैं अंदाज़ा लगा सकूं। धन्यवाद।